जय माता की मित्रों, नक्षत्रों का पाठ शुरू कर रखे हैं। आज बात करते हैं स्वाति नक्षत्र की। स्वाति नक्षत्र के विषय में स्वभाव हो, कार्य क्षेत्र हो, कारकत्व हो, ये सब का डिटेल में पाठ मेरा बहुत पहले दे चुका हूँ। और नक्षत्रों के विषय में हमारे इस चैनल में आपको जितना सुनने को या देखने को मिलेगा, मैं कोई दावा तो नहीं करता, न ऐसा कोई मेरे को मेरे ज्ञान का घमंड है, लेकिन जहाँ तक मैंने YouTube में चैनल सब देखे हैं उसी के अनुसार मैंने नक्षत्रों का चालू किया है। जो 200 के आसपास पाठ मेरे हो चुके हैं और नक्षत्रों के विषय में ही ज़्यादा बताने का कोशिश मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी जब तक आप नक्षत्रों के विषय में पूरी जानकारी नहीं कर ले, तब तक आप उन फलों को प्राप्त करने या बताने में हमेशा ही कुछ न कुछ कठिनाई का अनुभव होता रहेगा, मिलेगा नहीं वो। क्योंकि किस समय कौन सा फल कब मिलेगा, ग्रहों का अपना महत्व है, राशियों का अपना है, और दशा महादशा वरक कुंडली ये सब के महत्व को कोई नकारता नहीं है। लेकिन जब तक इनको आप नक्षत्रों के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक उन फलों को या उन फलों को प्राप्त करने में जो कठिनाई आएगी उसको बताने में बहुत तकलीफ आएगी। और कुछ मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ज्योतिष जैसा ज्ञान जिसमें कोई बोले कि मैं पारंगत हूं, मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाता, मैं मेरी बात करता हूं कि मैं नहीं हूं। एक जन्म कम है मेरे लिए और प्रैक्टिकली मैं 24 आवर इसमें रहता भी नहीं हूं। ये मेरा आप शौक समझ सकते हो, या जब से इन सब को जानना चालू किया तब से आप मेरी पहली पसंद समझ सकते हो इसको। हाँ, कारणवश मेरे परिवार को पालने के लिए मैं सर्विस करता हूँ, वो एक अलग मैटर है। लेकिन खाली समय में मैं इसी का पठन पाठन या अभ्यास करता हूँ, क्योंकि सबसे प्रिय सब्जेक्ट है मेरा ये। और आज से नहीं, कम से कम 25-30 साल से ये कर रहा हूँ। हाँ, किसी का प्रिडिक्शन वगैरह मैं नहीं करता, उसके बहुत से कारण हैं जिसको चैनल में भी मैंने बहुत पाठों में बताया है, तो मैं उसको बता के बिना मतलब में आपका टाइम बढ़ाना नहीं चाहता। मेरा कहना इतना ही है कि कोई भी जन्म पत्री में जो ग्रह बैठते हैं, जो नक्षत्र आपको उस समय में उस गोचर के जो फल आपको मिले हैं जब आपका जन्म हुआ, वो एक अलग महत्व रखते हैं। लेकिन उस फलों की टाइम दर टाइम आपको उन्नति या अवनति करने में गोचर का विशेष महत्व रहता है। और उस गोचर के फलों में भी अगर हम लोग अपनी दिनचर्या में सुधार करें तो बुरे फलों में हम लोग खुद कमी कर सकते हैं और अच्छे फलों की प्राप्ति ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा अनुभव में भी आया है, और ऐसा हम लोग जितने भी हम लोगों की जान पहचान वाले हैं या जो भी मेरे साथी हैं इस विषय को जानते हैं, वो लोग इसके अनुसार चलते भी हैं और करते भी हैं। जो स्थिर कर्म है, जो स्थिर प्रारब्ध आपको मिल चुका है, उसमें कमी कभी नहीं हो सकती। लेकिन जो प्रजेंट कर्म है, जो गोचर के कर्म है, अगर वो आप अच्छे करते हैं तो एक तो जो जाने अनजाने जो गलतियां होती है वो भी कर्मों के अधीन ही आती, तो उनके फलों में कमी कर सकते हैं। प्लस अपनी ऊर्जा को, अपनी इम्यून को इतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप कि जब उस गोचर का जो आपको प्रारब्ध का भोग मिला है उसको जब भोगने का समय आएगा गोचर के द्वारा, तो आपकी इम्यून और आपकी पावर इतनी बढ़ी हुई मिलेगी कि आपको उसका अनुभव बहुत कम होगा और आराम से उस समय को निकाल के आप उस फलों को भी भोग लेंगे
और उस समय को निकाल के वो भी आपको कुछ न कुछ अच्छा ही दे के जाएगा, क्योंकि वर्तमान में आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कामों से कनेक्टेड है, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर रखा है और अपने शुभ और अशुभ का निर्णय आप खुद करते हैं और आपको पता भी है। तो ऐसा ही कुछ नक्षत्रों का इफेक्ट हम लोग अगर दिनचर्या में इसको सेट कर लें तो बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र के लिए सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु गोचरवश, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में, मंगल हस्त नक्षत्र में, बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, गुरु मघा नक्षत्र में, शुक्रदेव मूल नक्षत्र में, शनिदेव पुष्य नक्षत्र में और राहु और केतु पुनर्वसु नक्षत्र में। ये जब जब भी गोचरवश ये ग्रह इन नक्षत्रों में आएंगे तो स्वाति नक्षत्र वालों को पीड़ा प्रदान करेंगे। अब एक या दो ग्रह आएंगे, सब के सब एक साथ तो कभी आते नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और अगर है तो ये बहुत ही रेयर केस होता है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। 2 या 3 या मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। अब उस समय की दशा गोचर आपको कैसा अनुभव करवा रही है। अगर अच्छी दशा चल रही है और बाकी ग्रहों का गोचर शुभ गोचर चल रहा है, जिनका पाठ भी मैंने दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कौन से ग्रह शुभ गोचर होते हैं, अष्टक वर्ग का भी पाठ इसमें दिया हुआ है। तो मैं ग्रहों को भी लेके चल रहा हूं और नक्षत्रों पे कुछ विशेष जोर मेरा है, क्योंकि नक्षत्रों को आप अगर डीपली अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा और अपने लिए फायदेमंद नजर आएगा कि कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज देखनी कैसे है, आप पंचांग में देख सकते हैं आराम से। और अगर पंचांग फिजिकली घर में नहीं रखते हैं तो आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास होता है, तो आप ऐप के द्वारा, पंचांग ऐप के द्वारा या ज्योतिष का कोई भी कुंडली ऐप के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर इस समय में कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र में है, और उसी हिसाब से देख के आप अपनी पूरी साल की प्रिडिक्शन पहले करके बैठ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर समय मेरे को इस टाइप की पीड़ा हो सकती है, और पीड़ा कौन सी होगी। जैसे सूर्य है आपका, अगर रोहिणी नक्षत्र में है तो सूर्य से संबंधित पीड़ा होगी। सूर्य के कारकत्व क्या क्या है उसके विषय में पाठ दिए हुए हैं, अभी भी फिलहाल भी देते आ रहा हूं, तो उनको जाके सुन लीजिए और उसके हिसाब से नोटिंग कर लीजिए। मंगल है तो मंगल क्या पीड़ा दे सकता है, वो अपने कारकत्वों से संबंधित पीड़ाएं आपको प्रदान करेगा नक्षत्रों के विषय में। मतलब वो पीड़ा वो नहीं करेगा जो आपकी जन्म पत्री में सूर्य जिस प्लेस का मालिक है, जिस स्थान का मालिक है, नहीं, नक्षत्रों के गोचर में वो पीड़ा का अलग अनुभव दूसरी जगह होगा। लेकिन अगर दिनचर्या के विषय में बात की जाए तो सूर्य अपने कारकत्वों से संबंधित पीड़ाएं प्रदान करेगा आपको, आपकी जन्म पत्री के हिसाब से पीड़ा प्रदान नहीं करेगा। वो अलग चीज हो सकती है कि सूर्य आपका रोहिणी नक्षत्र में है और वो स्वाति नक्षत्र वालों को पीड़ा दे रहा है अपने कारकत्वों से संबंधित। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सूर्य आपका उस समय में रोहिणी नक्षत्र में बैठ के शुभ भावों में गोचर कर रहा हो, तब उस पीड़ा में थोड़ी कमी आएगी। पीड़ा तो फिर भी मिलेगी लेकिन थोड़ी कमी आएगी। कौन सी कमी आएगी? जब वो शुभ भावों में गोचर करेगा तो उन भावों से संबंधित शुभ फलों की बढ़ोतरी करेगा। तो एक तरफ हल्की पीड़ा मिली आपको नक्षत्र से संबंधित और एक तरफ भाव से संबंधित कुछ फायदे मिले, तो वो बेनिफिट और लॉस का आप कैसे इक्विल करेंगे वो उस समय का गोचर, बाकी ग्रहों का गोचर और जन्मपत्री अध्ययन से पता चलेगा। लेकिन इनसे भी आप इतना अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं कि आप उन फलों को न्यून कर सकते हैं जो आपको पीड़ा मिल रही है। आगे चलते हैं। ये आपके स्वाति, शतभिषा, आद्रा, अश्लेषा, रोहिणी, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी, इन नक्षत्रों को आपको विशेष जोर रखना है। जोर क्या रखना है? इन नक्षत्रों में कभी भी पाप या क्रूर नक्षत्र ग्रह गोचर नहीं होने चाहिए। पाप ग्रह और क्रूर ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु आते हैं। ये 5 ग्रह इन नक्षत्रों में जब गोचर होंगे तो ये स्वाति नक्षत्र वाले को कुछ विशेष पीड़ा का अनुभव करवाएंगे। तो उस समय का आप विशेष अपना नोटिंग करके रखें और उस कारकत्व से संबंधित कोई भी काम करें तो इनको जरूर देखें।
अब स्वाति नक्षत्र के लिए शुभ नक्षत्र है पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, रोहिणी, हस्त, श्रवण, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। इतने नक्षत्र आपके लिए शुभ है। डेली गोचर में नक्षत्र चेंज होते हैं। आज अगर ये नक्षत्र है तो कल इससे आगे वाला होगा। तो ये नक्षत्र गोचरवश जिस दिन भी आते हैं वो आपके लिए फायदेमंद इसलिए है कि आप खुद अनुभव करेंगे। आप लगा के अपना पंचांग या जन्मपत्री या कुछ भी लगा के आप चेक करके देख लीजिए कि ये नक्षत्र में आपको कुछ भी पीड़ा का अनुभव बाकी दिनों से कम होगा या शुभ फलों की प्राप्ति बाकी दिनों से ज्यादा होगी। तो आप जब भी कोई काम करें, घर से निकले, तो आप अगर ये देख लिया कि आपका पुनर्वसु नक्षत्र फिलहाल आज के दिन में पुनर्वसु नक्षत्र है तो आपके लिए अच्छा है। उसमें भी आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि पुनर्वसु नक्षत्र में कोई पापी या क्रूर ग्रह का तो गोचर नहीं है। आपके फलों में कमी नहीं करेगा, लेकिन वो आपके कोई उस समय के कोई अगर नए काम आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ विघ्न बाधा का वो करेगा, विघ्न बाधा आपको देगा उस समय में। तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, नेक्स्ट डे कर लीजिए। इतना ही तो ध्यान रखना है। उसके अलावा स्वाति नक्षत्र वालों के लिए विशेष है रोहिणी, शतभिषा और ज्येष्ठा। जिस दिन भी रोहिणी नक्षत्र हो, जिस दिन शतभिषा नक्षत्र हो, जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र हो, कोई नया काम, कोई नई बात, कोई नई चीज उस समय में न तो घर में लाए न कुछ करे। जो रोजमर्रा की आपकी जो लाइफ चल रही है उसी अनुसार कार्य करके चुपचाप शाम को अपने घर में आ जाइए। अपना जो पाठ पूजा करना है या परिवार के साथ जो रहना उसी हिसाब से रहिए। मतलब स्वाति नक्षत्र को रोहिणी, शतभिषा और ज्येष्ठा भेद करते हैं। तो ये नक्षत्र स्वाति नक्षत्र वालों के लिए शुभ नहीं है। अब आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा पे क्यों मैं हर पाठ में मोस्टली बताता हूं चंद्रमा का। 1, 3, 6, 7, 10, 11 आपकी जन्म राशि क्या है आप देख लीजिए। उसके हिसाब से इन भावों में चंद्रमा का गोचर शुभ होता है। क्यों बता रहा हूं? कारण चंद्रमा सबसे जल्दी अपना स्थान चेंज करता है ग्रहों में। 2.25 दिन एक राशि पे रहेगा और 2.25 दिन बाद में वो दूसरी राशि पे आएगा। तो जब इन भावों में आए आपकी जन्म राशि के हिसाब से तो आपके लिए शुभ होगा। अब आपको कोई काम करना है और उस समय आपने देखा कि आपके पहले स्थान में, मतलब आपकी जो भी राशि है उसी राशि के ऊपर चंद्रमा विराजमान है, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद में आपने देखा कि इन नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र उस दिन का है, दूसरा शुभ संकेत हो गया। तीसरा आपने देखा इन नक्षत्रों में कोई भी पापी या क्रूर ग्रह का गोचर नहीं है, ये तीसरा शुभ संकेत हो गया। अब आपका 75% उस दिन का रिजल्ट पॉजिटिव है। अब आपने देखा इन ग्रहों में से कोई एक ग्रह, कोई भी अपने नक्षत्र में गोचर कर रहा है, चाहे बुध उत्तराषाढ़ा में हो, चाहे सूर्य रोहिणी में हो, चाहे शुक्र मूल में हो, तो वो आपको कुछ पीड़ा का अनुभव करवा रहा है। तो पहली बात तो आप ये देखिए कि आप उस समय में नया कौन सा काम करना चाहते हैं। मान सम्मान से संबंधित है, मांगलिक कार्य से संबंधित है, या कोई मतलब खेल कूद से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, कोई बिजनेस से संबंधित है, तो उससे संबंधित ग्रह को देख लीजिए। वो अगर इन नक्षत्रों अपने नक्षत्र में है तो उस काम तो फिर भी होगा क्योंकि 75% रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन कुछ न कुछ अलर्ट होके आपको रहना पड़ेगा कि कोई भी हालत में ये रुकना नहीं चाहिए। अगर नहीं है तब तो फिर 100% रिजल्ट है। आप ऐसा बहुत बार देखे होंगे कि आप घर में ही बैठे हैं या ऑफिस में ही बैठे हैं और आपका मन एकदम प्रफुल्लित है, मन में खुशी है, स्वास्थ्य में भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी ओके है, और ऑटोमेटिक मतलब खुशी जैसा चेहरा भी है और मन में कोई तकलीफ भी नहीं है। तो आप देखिए उस दिन आपका चंद्रमा शुभ नक्षत्र में होगा, शुभ गोचर होगा। बाकी उस दिन आप अपने घर से या आप अपने रूम से या आप अपने फ्लैट से आप इन नक्षत्रों में आपका बाहर में पैर लगा होगा कि भाई मेरे को मेरे काम पे जाना है या एजुकेशन पे जाना है या कॉलेज पे जाना है।
तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ गोचर में मेरे लिए शुभ थी, उसकी वजह से मैं खुशी का अनुभव करता हूँ। और कभी कभी कुछ भी पीड़ा नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं है, फिर भी मन उदास होता है, तो देख लीजिएगा आप, ये सब नक्षत्रों के हिसाब से आपका उस दिन कोई न कोई पीड़ा गोचर में नक्षत्रों की वजह से चल रही है, उसकी वजह से आपके मन पे ऐसा इफेक्ट है। इन सब दोषों का निवारण भी होता है। सबसे ज्यादा चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का हो और आपके शुभ भावों में गोचर हो, तो इन सब पीड़ाओं में बहुत कमी होती है। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नक्षत्रों का अपने अगर वेदों में जाके हम लोग अध्ययन करें तो बताया जाता है कि राजा दक्ष के 27 पुत्रियां थी, वही नक्षत्रों में कन्वर्ट हुई है और उनका सबका शादी चंद्रमा के साथ हुआ। तो चंद्रमा का विशेष योगदान नक्षत्रों के साथ रहता है, इसीलिए राशिफल जो हम लोगों का है चंद्रमा से देखा जाता है, नक्षत्रों का फल भी चंद्रमा से देखा जाता है। आप देखिए, नक्षत्रों का योगदान आपकी चंद्र राशि पे होता है, नक्षत्रों का योगदान आपकी दशा महादशा में होता है, नक्षत्रों का योगदान शादी विवाह में मेल मिलापक सारणी में होता है। तो नक्षत्रों का योगदान जब इतना है तो उनकी जानकारी करने में तकलीफ क्यों है? तो मेरा यही कहना है, नक्षत्रों के विषय में पूरी जानकारी रखिए, केवल एक पाठ सुन के किसी निर्णय पे मत पहुंचे, सब पाठों को सुने और आपके अनुसार आप उसको नोट करके अपने जीवन में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनके शुभ फलों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो सोचें। और जब आपको मिले तो आप अपने परिवार के विषय में भी उसको अप्लाई करें, अपने दोस्तों के फ्रेंड सर्कल के बीच में भी उसको अप्लाई करें। तो मेरा कहना यही है दोस्तों, जो चीज़ पूर्वजों ने दी है उसका ज्ञान भी प्राप्त करें, अपने जीवन में भी अप्लाई करें, और जो अच्छे फल की प्राप्ति इनके द्वारा जो होती है उसको भी प्राप्त करें। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की।